ओके जी सर, देख लेते हैं कि हुआ या ये नहीं हुआ आप लोगों से। कंपनी ने रिसीव किए हैं कितने पैसे, जल्दी बताओ। 2 लाख रुपए ऑन जनवरी 1, 2019 फॉर सैलरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन टू बी इंकर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हमने ये कहा कि भाई मुझे 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो अब हमने कहा कि जब मुझे पैसे रिसीव होंगे, और वो तारीख कौन सी है जल्दी बताओ। 2019। तो आपने इस दिन पे एंट्री बनाई होगी, 19 है ना। कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 2 लाख रुपए से। अच्छा, अगर टू कीप इट इजी एंड सिंपल मैं ये कहूँ कि चाहे मैं कैब्ड में हूँ चाहे मैं अनकैप्ड में हूँ, पहले दिन तो एंट्री सेम बनेगी। जो पैसे आए आपके पास, आपने यहाँ पे कहा कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 2 लाख रुपए से। ये तो आपकी बन गई पहले दिन की एंट्री। अब हम आगे चले। उसने कहा कि भाई आपके पास 2020 में ये खर्चा हुआ है, तो मैं इसको खाली ये कर लेता हूँ ताकि ये अलाइन हो जाए। ये 2020 कर लेता हूँ मैं। ओके, हमने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2020 तक एक खर्चा हो चुका था, इसका नाम है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने का खर्चा हो चुका है जल्दी बताओ, 5 लाख रुपए का। और यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो यही होगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये हो गया हमारा कुल मिला के 5 लाख रुपए। अच्छा मुझे बताओ, पहले साल में आपने जो है अपनी टोटल प्लेस कंडीशन में से कितने % कंडीशन मीट कर ली है। हाँ जी, आप कहेंगे सर मैं 5 लाख को डिवाइड कर दूं किससे, 1.2 मिलियन से। अच्छा, अगर मैं 1.2 मिलियन से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, 41.67%। आपने कहा इतने % आपने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। जब इतने % आपने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, दैट मीन्स कि आपने इतनी हद तक इनकम बुक कर लेनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि भाई हमारे पास कुल मिला के जो डेफर्ड में हमने रखा हुआ था वो कितना था, 2 लाख रुपए। हमने 41.67% को कंप्लाई कर लिया, तो कितना आता है आंसर, 8,3340। अच्छा, चाहे ये वाला हो वो वाला हो, पहले साल में तो सेम है ना, क्योंकि आपने अभी उसको एक्सीड नहीं किया। जो स्टिपुलेटेड उसने पैसे कहे थे ये सेम आ गया। यहाँ तक सही किया था, पहला साल तो नॉर्मल था। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है। हाँ जी जल्दी से जी। हाँ, तो आप यूँ करें, आप यूँ भी कर सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल आप ये करें कि आपको ये 2 लाख रुपए किस कंडीशन के तहत मिलें, 1.2 मिलियन के एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में। तो आप मुझे बताएं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कितना है, ये आ गया। अब आप जो भी एक्सपेंस करते रहें उस पर ये 16.67% लगाएं। सही है, नहीं थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से ना। एग्जैक्ट लगाओ आप, इसको इससे डिवाइड करके और इसको एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। डिवाइड करो और डिवाइड करके एग्जैक्ट आप 5 लाख पे लगाओ, उसी को आंसर पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। सही है, मैंने कल बताया था ना कि आपको जो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं इन अगेंस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ 1.2 मिलियन, वो पॉइंट्स का डिफरेंस है, कैलकुलेटर की वजह से आ रहा है और कुछ भी नहीं है। सही है, तो आप
उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल। आप देखो सिंपल यूँ करो ना, आप कैलकुलेटर पे 2 लाख रुपए लिखें, उसको डिवाइड करते हैं आप किससे, 1.2 मिलियन से, जो आंसर आता है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 5 लाख पे चिपका दें। तो आप फिर आपने यहाँ पे 41.6 किया होगा ना। अभी इसको यूं करके देखते हैं। आप एक काम करें, 5 लाख को डिवाइड करें 1.2 मिलियन से, सेम आएगा ना, सेम आएगा ना। आप अगर देखें राउंडिंग ऑफ पे जाएंगे तो वो तो हल्का सा फर्क आएगा। आप एग्जैक्ट करें, आप 2 लाख को डिवाइड करें 1.2 मिलियन से, जो आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने, 5 लाख से। तो आपने कहा 5 लाख रुपए का खर्चा है, मैंने हर एक खर्चे के ऊपर 2 लाख की रीइंबर्समेंट है, तो परसेंटेज रीइंबर्समेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं आप। क्लियर है, सेम आएगा जी। आयशा क्लियर है ये बात? देखो मैंने कल आपको एक शॉर्टकट भी बताया था ना, मैंने कहा था उसने आपको खर्च करने के लिए कितने बोले हैं, जल्दी बताओ, 2 लाख रुपए, और ये रीइंबर्समेंट टोटल कितने खर्चों की है, 1.2 मिलियन। तो आप जल्दी से मुझे बताएं, अगर आप 1.2 मिलियन से इसको डिवाइड करते हैं तो आप कहते हैं हर खर्चे के अगेंस्ट में मेरी इतनी रीइंबर्समेंट है। इस बात को मानते हैं? आप कह रहे हैं कि भाई आपके हर खर्चे के अगेंस्ट में इतनी रीइंबर्समेंट है, तो जैसे जैसे एक्सपेंस बुक करो इतना % उसकी इनकम बुक करते हो, तो दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सही है, चलें जी, ये तो हो गया पहला साल। अब हम आ गए सर 31 दिसंबर 2021 के ऊपर। मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ पे आपने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा, कितने से? आप कह रहे हैं सर 4 लाख रुपए खर्चा हुआ है। अच्छा, चाहे ये कैप्ड हो या अनकैप्ड हो, ये एंट्री तो सेम बनेगी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमने कहा यही, इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये सेम आ गया। फिर हमने कहा सर अब देखें आपने कितना % मजीद कंडीशंस को कंप्लाई किया है। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे जो अर्लियर है, पहले आपने क्या किया था, 5 लाख को डिवाइड किया था 1.2 मिलियन से। नाउ आप कह रहे हैं मैं 4 लाख को डिवाइड करूंगा 1.2 मिलियन से, कितना % आता है? यह आंसर आ गया। अब हमने कहा पहले मैं कितने % कंडीशन मीट कर चुका हूं इससे पहले, 41.67, यानी सर अभी भी मैं 100% से एक्सीड नहीं किया हूं, ऐसा ही है? अभी भी मैं विद इन 100% हूँ जितने पैसे मुझे मिल चुके थे। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं जो मुझे पैसे रिसीव हुए थे, तो अब आंसर कितना आता है? 6660। आपने कहा डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से भाई? 6660। और सेम केस उस साइड भी बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब मुझे बिफोर वी गो फर्दर मुझे एक बात बताओ, हमने कितने % कंडीशन पूरी कर ली अब तक? 75%। हमने कहा सर अब तक हमने 75% कंडीशन फुलफिल कर ली है। और 75% कैसे? एक्सपेंस कर करके। अब 2 तरीके थे मैंने आपको बताया, या तो मैं जो एक्सपेंस किया है उस पर रीइंबर्समेंट की % लगा दूं, या तो मैं एक काम करूं % कंप्लीशन निकाल के अपनी ग्रांट की अमाउंट पे लगा दूं, बात एक ही है। हमने कहा चलें सर अब आगे आ जाएं, 31 दिसंबर 2022, यही है ना? अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से कि आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैलरी एक्सपेंस कितना बुक किया है? 450। तो आपने कहा ये आ गया आपके पास 450 की अमाउंट। तो सर सेम यहाँ पे भी हुआ होगा, ऑल्दो हमें बनाने की नीड नहीं है, बस समझने के लिए कि अकाउंटिंग दोनों की अब तक क्या चल रही होगी, सेम चल रही होगी। ये हो गया 4,50,000। अब आप अपने आप से सवाल पूछें, क्यूमुलेटिवली क्या आप उसके थ्रेशोल्ड से ऊपर जा चुके हैं? अच्छा अब यहाँ पे
एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से, छोटा सा। मुझे बताओ आपने 2020 में कितना एक्सपेंस किया था? सैलरी एक्सपेंस देख के बताते हो? 5 लाख। और फिर 2021 में 4 लाख रुपए। और फिर 2022 में कितना कर लिया? 450। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया? 13.5 मिलियन। ऐसा ही है, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। पर मैं आपसे ये कहूं कि गवर्नमेंट ने आपको जो फंडिंग दी थी रीइंबर्समेंट के लिए, किस हद तक? 1.2 मिलियन। तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो जल्दी से बता दो एक्सेस कितना है? 150। आपने कहा 1,50,000 रुपये हमारा क्या है भाई? एक्सेस है। अब सवाल यह है कि क्या मैं एक्सेस के ऊपर जो मैंने खर्च किया, क्या उसके ऊपर ग्रांट इनकम बुक करूं या मुझे उसके पैसे ही नहीं मिले? पैसे ही नहीं मिले। पहले तो हम ये कर बोलेंगे ना भाई मुझे जो पैसे मिले थे आप खुद बताएं, उसने कितने पैसे दिए मुझे? 2 लाख रुपए। उसने मुझे कहा ये 2 लाख रुपए आपने खर्च करने, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खर्चा करें कितने का? 1.2 मिलियन का। तो टेक्निकली उसने मुझे जो रीइंबर्समेंट की थी मेरे हर एक एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में, वो थी 16.67। मैं जो खर्चा करूं उसमें से समझो इतना वापस, जो खर्चा करूं उसमें से समझो इतना वापस। पर वो वापस करेगा या पैसे दे चुका था? दे चुका था। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप सालाना जो इनकम बुक करते हैं आज तक, वो मेरे ख्याल से आप 75% की इनकम बुक कर चुके हैं। ऐसा है? आप लोगों ने अभी खुद तो बताया मुझे कि दोनों को मिला दूं तो 75% की हद तक इनकम बुक हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं मजीद क्या 100% से ऊपर इनकम बुक करूं या सिर्फ 25% तक रहूं? 25% तक तब रहूंगा जब मेरी ग्रांट होगी कैप्ड, जब ग्रांट होगी कैप्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहला केस हमारा चल रहा है कैप्ड का, तो सिंपल उसूल रखते हैं हम। मुझे बताओ पहले साल में खर्चा हुआ 5, दूसरे साल में खर्चा हुआ 4, कुल मिला के 9 लाख रुपए। अब मैंने कहा मैं सिंपल 3 लाख रुपए को, जो कि रिमेनिंग एक्सपेंडिचर टू बी मेड है, उसको डिवाइड कर दिया 1.2 मिलियन से। परसेंटेज कितनी आती है? चेक करो, 25% आता है। और यही वो 25% की अमाउंट है जो आप लोगों को इनकम के तौर पे बुक करनी बाकी है। मैं सिंपल एक काम करूंगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कितने से भाई? आप बोलेंगे सर 50,000 से। और ये 50,000 रुपये आप लोगों ने ऐसे निकाले, आपने कहा 2 लाख रुपए रिसीव हुए थे, इसका 25% जो रिमेनिंग था। अच्छा, अब आप जो वो फॉर्मूला लगा रहे थे ना कि मैं अगर इस पे रीइंबर्समेंट की परसेंटेज लगा दूं तो वो तो ज़्यादा अमाउंट बन रही है, और वो ज़्यादा अमाउंट इसलिए बन रही है क्योंकि आपने उससे ज़्यादा खर्चा किया। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे जो रिमेनिंग 3 लाख रुपए खर्चा करना था उससे ज़्यादा इनकम मिल जाएगी। मेरी इनकम तो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है जितने उसने मुझे पैसे दिए थे। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? ये सही किया था? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? देखो मैंने कहा आपने 450 की इनकम बुक की, सही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं अब कंपैरिजन के लिए, परसेंटेज कंप्लीशन निकालने के लिए ऊपर कितने पैसे रखूँ? 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए? हमने कहा 3 लाख रुपए, क्योंकि मैं अगर एक 50 भी इसमें डाल दूंगा ना तो वो 100% से ऊपर चला जाएगा, जबकि मुझे ग्रांट तो मिनिमम कितने की मिली हुई है? 2 लाख रुपए की। तो मुझे आप जल्दी से बताते हैं, यहीं पे अगर मैं एनालिसिस करके दिखाऊँ आपको इसको मिटा के, पहले साल अगर मैं ये कहूँ 16.67%, आंसर कितना आता है? इसका आंसर कितना आता है? आप कहेंगे 83340। हमने कहा 83340, इस पे मैं लगा दूं ये परसेंटेज, तो ये कितना आता है? 66
660, वो जो एक्यूरेट पे जाऊँ तो अगर मैं एक्यूरेसी पे जाऊँ अगर तो वो डिवाइड करके लगाओगे यही आंसर आएगा। अच्छा मुझे बताओ अब मैं अगर इसके ऊपर 16.67% लगाऊंगा ना तो कितना आता है? 75,000 आता है। अब देखो इन सबको सम करोगे ना आप तो ज़्यादा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैप्ड ग्रांट के अंदर जितने पैसे मिले थे उतनी इनकम बुक होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में आपने कितना खर्चा ज़्यादा किया है? 150। तो क्या 150 जो एडिशनल खर्चा किया क्या उसके पैसे मिले थे? तो क्या उसके रिलेटेड इनकम बुक होगी? नहीं। किसके रिलेटेड बुक होगी? जितने पैसे मिले थे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब मैं यहाँ पे एक तो ये तरीका हो गया ना, किसको? नहीं वो भी एक तरीका है रिमेनिंग का, बिल्कुल कर सकते हैं। आप टोटल आप ग्रांट उठाएं जितनी हो चुकी है उसमें से माइनस कर दें, बैलेंसिंग फिगर ले लें। दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं। हम तो कह रहे हैं कि परसेंटेज वाइज भी देखें तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? चलें, अब हमने कहा कि भाई ये तो हो गई एक बात, पर अगर मैं यहां पे आ जाऊं अनकैप के ऊपर, तो अनकैप के ऊपर मुझे जल्दी से बताओ, आपने यहां पे डेफर्ड ग्रांट डेबिट किया कितने से, और एक और चीज बना रहा हूं मैं ग्रांट रिसीवेबल, और यहां पे आ गया ग्रांट इनकम। अब पता है यहां पे सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि एक तो वो रिमेनिंग अमाउंट आप इनकम में ले जाएंगे जिसकी कंडीशन आपने पूरी कर ली, ऐसा है ना? कितने रुपए मजीद खर्च करना बाकी थे? 3 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितने रुपए मजीद खर्च करना बाकी थे? 3 लाख रुपए। क्या मैंने कर लिए? क्या उसके रिलेटेड उस हद तक इनकम बुक हो जानी चाहिए? मैंने कर लेनी इसमें। दूसरी चीज, क्या आपने उतना किया या उससे ऊपर निकल गए? अच्छा, अब आपका सवाल यह है कि क्या उससे ऊपर जो निकले क्या उसके पैसे वापस मिलेंगे? सवाल का जवाब आता है यस, क्योंकि ये ग्रांट कौन सी है? अनकैप्ड है। तो मैंने ये कहा कि वो हर एक रुपए के खर्चे पे कितना फीसद रिटर्न करता है? 16.67, ऐसा ही है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ टोटलिटी पे कि मैं यहाँ पे अगर इनकम बुक करना चाहूँ तो 4,50,000 रुपये का 16.67 एग्जैक्ट करना, जो आप डिवाइड करके आता है वो कितना आ रहा है? 75,000। तो मैंने कहा इनकम तो मैं बुक करूंगा 75 की, डेफर्ड ग्रांट को रिवर्स किया 50 से, क्योंकि वो पैसे ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे। कितने पैसे नहीं आए अब तक? 25,000 रुपये। वो मैंने 25,000 रुपये एज अ रिसीवेबल बुक कर लिया। क्लियर है? वापस से बता देते हैं। देखो मुझे बताओ आपको पैसे कितने मिले थे? 2 लाख रुपए शुरू में। उसमें से पहले साल आपने इनकम कितनी बनाई? ये रही 83340 बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। क्लियर है? आपने दूसरे साल इनकम कितनी बनाई? 66,660 बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर सही हिसाब किताब चल रहा होता तो आपको मजीद कितना खर्चा करना बाकी है? 3 लाख रुपए। तो आपने 3 लाख रुपए खर्चा किया, तो जो 3 लाख रुपए खर्चा किया तो मतलब वो कंडीशन भी पूरी हो गई। क्या उसकी इनकम बन जानी चाहिए? वो कितनी बची हुई है? 50,000 रुपए। वो इसके अंदर आ गई ग्रांट इनकम में, ये रही। मैं कह रहा हूं अब एक और चीज, क्या आपने सिर्फ उतना खर्चा किया या उससे ऊपर निकल गए? अच्छा, अब आपसे सवाल है जितने से ऊपर निकले वो अमाउंट कितनी है? 150। क्या आपको वो 150 के ऊपर कुछ मिलेगा? कब मिलेगा? जबकि ग्रांट क्या होगी? अनकैप्ड होगी। आपने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे वो हर रुपए के खर्चे के ऊपर कितने पैसे वापस करता है? 16.67। ये आपको शुरू में पता था ना कि जब आपको वो कह रहा है ये लो 2 लाख रुपए, कितने के अगेंस्ट? 1.2 मिलियन के अगेंस्ट में। तो मेरे हर एक रुपए के खर्चे पे कितने पैसे दे रहा है? 16.67। तो आपसे सवाल ये है कि ये जो 1,25,000 में से, 75,000 रुपये में से जो 25,000 रुपये की मैंने रिसीवेबल बुक किया, वो कैसे बुक किया है? मैंने कहा मैं 1,50,000 उठाऊं, सही है? इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो मुझे लिख के दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, तो क्या मुझे इसकी इनकम बुक करनी चाहिए? यस सर। तो ये जो मजीद 1.5 लाख रुपए है ना, इस पर मैंने 16.67 लगाया और मैंने कहा ये भी मुझे गवर्नमेंट दे देगी।
अब ग्रांट की रिकॉग्निशन की कंडीशन क्या थी कल की क्लास में? क्या आपने कंडीशन फुलफिल कर ली हो या आप करेंगे? दूसरा, ग्रांट विल बी रिसीव। इसमें कंडीशन फुलफिल कर ली या करेंगे? कर ली, पहला चेक हो गया। दूसरा, क्या पैसे मिलेंगे? यस, क्योंकि अनकैप्ड है। बात क्लियर है? अब इसको वापस से समराइज करते हैं इजी वे में। आपको ग्रांट कितने की मिली थी शुरू में? 2 लाख रुपए की। कितने के खर्चे के लिए? तो आपको वो आपके हर 1 रुपए के खर्चे के लिए 16.67 वापस कर रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, पहले साल आपने खर्च किए 5 लाख रुपए, क्या आपने 5 लाख की हद तक की कंडीशन पूरी कर ली? जब कंडीशन पूरी कर ली तो क्या आपका इनकम का बुक करना बनता है? मैंने इतनी हद तक इनकम बुक कर ली। कौन से साल में? पहले साल में। कुछ बच गई? यस। तो दूसरी कंडीशन जो है ना, ग्रांट विल बी रिसीव्ड, वो तो रिसीव हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ कंडीशन पे नजर रखनी है। दूसरे साल मैंने मजीद कितना खर्चा किया? 4 लाख रुपए। क्या इस हद तक की भी इनकम बुक कर लूं? क्या इसके पैसे आने हैं या आ चुके थे? सिर्फ इनकम बुक करूंगा। वो जो डेफर्ड है मैं बोलूंगा नो मोर डेफर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। आपसे मैं सवाल पूछूं, कुल मिला के 2 सालों में 9 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अच्छा, 9 लाख रुपए के खर्चे में से मजीद कितना करना बाकी है? 3 लाख रुपए। तो मैंने कहा जब मैंने मजीद 3 लाख रुपए खर्च किया या उससे ज़्यादा कर लिया? उससे ज़्यादा कर लिया। पर अगेन, जो 3 लाख रुपए की हद तक का खर्चा था, अगर वो मैं कर लूँ तो उसके रिलेटेड जो मुझे पैसे मिले हुए हैं, क्या उसकी इनकम बुक कर सकता हूँ? यस। अब सवाल बच गया एक्सेसिव का। तो आप ये इतना आपसे सवाल पूछेंगे कि जो एक्सेस खर्चा मैंने अपनी जेब से किया है, क्या गवर्नमेंट पाबंद है मुझे वो वापस करने पे? पर क्या पूरे पैसे या एज अ परसेंटेज? अच्छा, हाउ डू यू नो विच परसेंटेज? क्योंकि आप देखेंगे शुरू में कितना किया था। तो हम कह रहे हैं कि 16.67% अगेंस्ट एवरी रुपी स्पेंडेड किस पे? एक्सपेंडिचर पे, वो मुझे वापस कर देता है। तो मुझे सवाल का जवाब मिला कि भाई 1,50,000 रुपये मैं ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ। तो 1,50,000 रुपये अगर मैंने अपने से सवाल पूछा कि क्या एग्रीमेंट में लिखा हुआ वापस मिलेंगे, जवाब आता है यस। तो हमने क्या किया? इनकम बुक कर ली, सब्जेक्ट तो दोनों कंडीशन पूरी हो। एक तो कंडीशन मीट हो चुकी हो और दूसरा ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अच्छा, आज मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि कंडीशन आपने पूरी कर ली है और आपको शक है कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या ग्रांट रिसीवेबल बुक करना चाहिए? नहीं। पर ये वाला केस कब होगा? जब एक चीज़ होगी, जब हम कहेंगे अनकैप्ड है। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ जी। एक्सपेंस पे ही होगा ना, क्योंकि लिमिट तो एक्सपेंस पे ही लगती है ना। हाँ, अगर वो ये कहता है कि इतने रुपए का एसेट खरीद लेना, तो उसका भी रिसीवेबल आप बुक कर सकते हो। सही है, वो भी आगे देखते हैं ना। अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल दें आप, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। पूरा सोल्यूशन शो कर दूं वरीशा? पूरा सोल्यूशन? ये रहा। ये तो बहुत लेंथी सोल्यूशन है, तो मैं भेज दूंगा ना वरीशा पीडीएफ इसका, आप देख लीजिएगा उसमें। सही है, जल्दी बताओ। ये तो होमवर्क दिया था मैंने, करवाया वापस अभी मैंने। सही है, ओके। हाँ भाई, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अब इसके लिए हम ज़रा एक चीज़ पिक कर लें यहाँ से। क्विज में एमसीक्यूज कैसे आए थे ये बताएं? बस यही है, और उसका डिस्क्लोजर आएगा, और उसका डिस्क्लोजर आएगा। अभी तक आसान है ना, ऐसे ही होगा। अच्छा भाई, मनायल कह रही हैं सर 3 लाख वाली कहानी समझा दें। 3 लाख वाली कहानी, चलिए भाई अभी इसको ज़रा ना यूं कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई मुझे एक बात बताओ सिंपल ज़बान में, आपको रिसीव्ड कितने हुए थे? 2 लाख रुपए। आपने इसको कहाँ फेंक दिया भाई? डेफर्ड में। आपने इसको इनकम बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्यों?
कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए दिए गए, सही है, सिंपल जबान में। अच्छा, आपको इसने कहा इसके अगेंस्ट में आपको टोटल जो एक्सपेंस करना है, वो टोटल एक्सपेंस कितने का करना है भाई? टोटल एक्सपेंडिचर आपको करना है 1.2 मिलियन का। अच्छा, मैं आपसे आज पूछूं यहां पे खड़ा होके कि भाई आप अगर इसको इससे डिवाइड करो तो आपको 16.67% की क्या मिली है? ये मिली है। यानी वो कह रहा है कि 1.2 मिलियन खर्च करो, इतने पैसे मैंने आपको दिए मैं, तो अब इस 1.2 मिलियन में से जब जब खर्चा करूंगा तब तब इसमें से इनकम बनाता रहूंगा। क्लियर है? क्योंकि आपका तो ये तब तक डेफर्ड है ना जब तक आप उसकी कंडीशंस को कंप्लाई ना कर लेते। आ जाएं जी, हमने कहा 2020 का साल आया, जल्दी से मुझे बताओ 2020 के साल में आप लोगों ने कितना खर्चा किया? 5 लाख रुपए, ये रहा, ये एक्सपेंस किया, सही है। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता भाई, इसके ऊपर आप लगाओ, हालांकि ये तो मैंने कल बताया आप लोगों को। कितना आता है? 833, और ये एग्जैक्ट परसेंटेज लगाना, डिवाइड करके एग्जैक्ट लगाओगे यही आएगा 83340। क्या ये इनकम में जा चुका? हाँ या नहीं? इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। कितना खर्चा करना बाकी है? कितना डेफर्ड बाकी है? माइनस करो। 111660, ये आपका खर्चा करना बाकी है। क्लैरिटी है? आपने कहा आप कौन से साल में आ गए भाई? 2021 में। 2021 में आपने खर्चा कितना किया? 4 लाख रुपए। बाकी कितना? मनाइल ये था 3 लाख रुपए बाकी वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंस हो गया। अच्छा जल्दी बताओ, जितना एक्सपेंस हो गया उतनी इनकम बना दूं? पक्की बात है। चलें, हमने कहा कि भाई जितना एक्सपेंस हो गया उतनी इनकम बना दूं, तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगेन इससे। कितना आंसर आता है? कितना डेफर्ड बच गया? 50,000 रुपये। क्या हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि 50,000 रुपये बच गया? पर ये 50,000 रुपये किस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में बचा है? 3 लाख रुपए के। ये रहा। क्या आपने ये किए या इससे ऊपर निकल गए? तो मैं कह रहा हूँ मिनिमम 3 लाख रुपए कर लूँगा तो मुझे इजाज़त है कि मैं इनकम कितने की बना सकता हूँ? 50,000 रुपये की। पर क्या मैं वहाँ तक रुका या ऊपर निकल गया? तो अब ऊपर निकल गया तो सवाल से ऊपर का रह गया, एंड ऊपर का सवाल कितने का रह गया? 150। अब 150 क्या रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? दिस सोली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट, वेदर इट इज़ कैप्ड और अनकैप्ड। भाई बात क्लियर है? अब इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता ये जो है ये आखिरी पड़ाव है। सही है? जल्दी बताओ मनाइल, क्लियर है? अब यहाँ पे आप अगर लिख दें कि हमने एक्सपेंस किया कोई 450 का, तो एक्सेस कितना हो गया? 150। तो हम कह रहे हैं इस 450 पे जो 3 लाख रुपए छुपा हुआ है उसकी इनकम तो बुक करने के लिए मैं पाबंद हूँ, क्योंकि उसके पैसे तो मुझे मिल चुके थे। तो किसके पैसे नहीं मिले? 150 के। इस पे सोच लो कि क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर जवाब आता है कि नहीं मिलेंगे तो इनकम नहीं बुक करना, जवाब आता है मिलेंगे तो इनकम बुक कर लेना। एक तो ये तरीका है। हमने इसका उलट तरीका किया था। प्लीज़ कैलकुलेटर निकाल लो ताकि एक बार वापस से कनेक्ट कर दे तुम लोगों को। इधर हमने पता है कैसे सीखा? हमने ये सीखा था कि अगर मैं 5 लाख रुपए को 1.2 से डिवाइड करूं, 41.67% आ गई, ऐसा ही है ना? अब यहां पे देखिएगा 41.67% को अलग पेन से ले जाते हैं और हमने कहा हमने इस पे चिपका दिया, यही आंसर आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं भाई जो पैसे मिले थे
उसमें जितना परसेंट कंप्लीट होते जा रहा है उतनी इनकम बुक करते जाओ, या हर एक एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में जितनी आपको रीइंबर्समेंट मिली थी उसकी इनकम बुक करते जाओ। दोनों में बात अल्लाह की कसम से मैथ्स का फर्क है। जब मैंने 2 लाख रुपए को 1.2 से डिवाइड किया ना, वो परसेंटेज रीइंबर्समेंट आ गई। वो क्या आ गई? परसेंटेज। तो हर एक खर्चे पे वो चिपकाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। उसका उलट करके देखते हैं। मैंने कहा हर एक एक्सपेंडिचर पे परसेंटेज रीइंबर्समेंट लगा रहा हूं तो भी वही आंसर आ रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर वर्सेस जितना हो चुका है वो लगा रहा हूं, उसको ग्रांट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी आंसर वही आ रहा है। तो दोनों में अप्रोचेस का फर्क है, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मनाइल जल्दी बता दो, अब क्लियर है? ये 3 लाख रुपए, जल्दी बताओ। और ये भी करके दिखा दो प्लीज यार, ताकि मेरे दिल को तसल्ली आ जाए। ये और ये आपने ऐसे निकाला था, 4 लाख को डिवाइड किया था टोटल से, और फिर इसी अमाउंट को लगा दो आप इस पे। सही है? तो ये दोनों को देखने का तरीका है कि भाई आपने कहा टोटल इतनी जो टोटल कंडीशन पूरी करनी थी उसमें से मजीद 33.33% किया एज अ परसेंटेज ऑफ रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा 33.33% अगर मैं अपनी रीइंबर्समेंट की पूरी कर चुका हूं तो उतनी इनकम बुक कर लूं। क्लियर है भाई? चलें मनाइल प्लीज बता दो, बहन आपका वेट कर रहा हूं मैं, ताकि हम आगे चलें। क्लियर है? हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं आएगा अल्लाह की कसम। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कैलकुलेटर पे राउंडिंग ऑफ का, मैं इसको एक्सेल पे करूँगा ना, 1 रुपये का फ़र्क नहीं आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दी राउंडिंग ऑफ फिगर्स। कुछ भी नहीं होगा पेपर में, हम बैठे हैं ना पीछे सुकून से। सही है? इसमें कुछ भी नहीं कर सकता वो। मनाहिल आई थिंक आप जवाब नहीं दे रही हैं, प्लीज़ बताओ मुझे। मैं कसम दे रहा हूँ आपको, भाई कसम दे रहा है, प्लीज़ बोलो कुछ कि क्या ये क्लियर है तुम्हारे लिए? मैंने वापस से पूरा फिनोमेना बनाया है ये, जल्दी बताओ, आगे चलना है। क्लियर है? 3 लाख रुपए, मतलब कल होमवर्क दिया था मैंने, आज हम इस पे खड़े हुए हैं कि हमने 3 लाख वर्सेस 150, 3 लाख वर्सेस 150, ऐसा ही है। चलें, आई होप आपका शायद लिखने विखने का इशू है, बट आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव गॉट दिस पॉइंट। चलें, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब आपको गवर्नमेंट कह रही है हम आपको पैसे दे दें या इट्स सेल्फ एसेट दे दें। अगेन 2 बातें, या तो हम आपको पैसे दे दें या तो इट्स सेल्फ एसेट दे दें। तो ये बात हो गई ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है और कह रही है इससे ये एसेट परचेज करना, तो ये अगेन फॉल करता है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के अंदर। अब इस केस के अंदर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अगर आपको पैसे मिले फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो आप तसव्वुर करें थोड़ा सा स्लो पेस के ऊपर कि जब आप एसेट खरीदते हैं तो वो यूज़ होता है, यूज़ होता है तो डेप्रिशिएट होता है, ऐसा ही है ना? यूज़ होता है तो डेप्रिशिएट होता है। अब मुझे बताओ, जब वो यूज़ होता है और वो डेप्रिशिएट होता है तो एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है। आप तसव्वुर करें, और इसमें नई बात समझ, देखो मैं लॉजिक्स पे जाता हूँ, रट्टा लगवाना हो ना, मैं सवाल करना शुरू कर दूँ सॉल्व, तो फिर सिर्फ याद करके रह जाओगे। अभी मैंने यहाँ पे सोचने का तरीका सिखाया ना कि आपने 1.50 का सोचते हैं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये भी सोचने का अमल है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। कैश फ्लो में भी क्लैरिटी है, रट्टा नहीं है, यहाँ पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन उसकी थीम क्या है स्टैंडर्ड की? मैंने ये कहा आप लोगों को XYZ अमाउंट मिली पीपी की एक्विजिशन के लिए, आपने पीपी खरीद लिया। अब पीपी जब खरीदते हो तो वो यूज होगा, यूज होगा तो मतलब डेप्रिशिएट होगा। क्या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आपके पीएनएल में जाता है? वो आपके प्रॉफिट को, भले ही यूजेज का एक्सपेंस है, नॉन कैश है, एक्सपेंस तो है ना, खर्च हो रहा है। स्टैंडर्ड ये कहता है वो जो डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल में जा रहा है वो आपका खर्चा है ही नहीं उस हद तक जितने आपको पैसे मिल गए थे। वापस से रिपीट करता हूँ, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। वापस मैंने कहा अज्यूम कर लेते हैं 1 मिलियन का पीपी है। कितने का? 1 मिलियन का पीपी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको कुल मिला के 2 लाख रुपए दिए, ऐसा ही है? आप पीपी खरीद के कितने का आएंगे? 1 मिलियन का। क्लियर है? ओके। इसकी लाइफ है 5 साल, तो 1 मिलियन के पीपी की लाइफ अगर 5 साल है, या आप इसको चले अज्यूम कर लें 10 साल है, तो
तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 लाख रुपए का। ऐसा है, पक्की बात है। ये 1 लाख रुपए का एक्सपेंस मेरे बच्चों जल्दी से बताओ मेरे पीएनएल में कब गया? जब आप बोलें जब वो यूज हुआ, जब वो, खुली बात करेंगे, जब वो यूज हुआ वापस से मुझे पैसे मिले किस चीज के लिए? पीपी की एक्विजिशन के लिए। मैं खरीद के आ गया, कितने का? 1 मिलियन का। सही, मेरा एसेट बन गया। अब ये यूज होगा 1 साल, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का आ गया। अब स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि ये जो आपने 1 लाख रुपए का एक्सपेंस दिखाया ना, इसमें से तो कुछ आपकी रीइंबर्समेंट थी, वो आपकी जेब से लगे ही नहीं थे, तो आपको पैसे मिले कितने थे? अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आपको ये पीपीई कुल मिला के 8 लाख रुपए का पड़ गया, क्योंकि 2 लाख रुपए आपकी जेब से लगे ही नहीं है। तो वो क्या क्या रहा है, ये जो 2 लाख रुपए मिले थे ना, आप इसको 10 से डिवाइड करें, 20,000 रुपये। वो कह रहा है 20,000 रुपये की हद तक आप डेफर्ड ग्रांट को रिवर्स करके ग्रांट इनकम बुक कर लें। हमने बोला ऐसा क्यों करें? उसने बोला कि भाई आप अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए का पीपी होता तो डेप्रिसिएशन कितना आता? 80,000 रुपये। आपने कितना बुक किया? 1 लाख। कितना ज़्यादा? तो 20 यहाँ से रिवर्स करो। वो अभी तरीके हैं ना 2 करने के, या तो ग्रॉस वैल्यू पे करेंगे या तो नेट वैल्यू पे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रॉस की। बात क्लियर है? देखो वो कह ही रहा है कि जैसे जैसे उसका एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का पीएनएल में जाएगा, वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट रिवर्स होता रहेगा उस हद तक जितने आपके जेब से पैसे नहीं लगे। आए देखते हैं इसमें। हमने कहा यूफो ने रिसीव किए ग्रांट अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन। तो हमने पहले तो सीधी सीधी एंट्री बना दी जनवरी 1, 2020 पे कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से बच्चों? 1.2 मिलियन। अब ये देखो कि क्या क्या रही है, फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ, यानी ये हो गया ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। क्लियर है? आगे कंपनी एक्वायर्ड टावर ऑन जुलाई 1, 2020। अच्छा, आपको पैसे मिले हैं 1 तारीख को, आपने टावर कब एक्वायर किया? तो ये बात तो तय है ना, वो प्रिंसिपल याद है, आप जब तक ग्रांट इनकम बुक नहीं करेंगे, जब तक आप कंडीशन पूरी नहीं कर लेते। अब एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, अब तो एसेट पे आ गए ना। जब तक आप कंडीशन पूरी, शर्त क्या है? पीपी एक्वायर करना। शर्त क्या है? पीपी एक्वायर करना। आओ कर लेते हैं भाई। कौन सी तारीख पे किया? जुलाई 1, 2020 पे। आए जी, हमने कहा सर हमारे पास पीपी आ गया, टावर्स हो गए डेबिट, कैश हो गया कितने से बच्चों? सर ये क्या नाइंसाफ़ी है कि हमें 1.2 मिलियन दे के बोल रहे 2 मिलियन की चीज़ खरीदो। भाई हमें खरीदनी वैसे भी थी, ये तो खाली उसने मुझे रीइंबर्स कर दिया है। किस हद तक? 1.2 मिलियन की हद तक। यहाँ तक क्लैरिटी है? आओ देखते हैं। वो कह रहा है कि यूजफुल लाइफ ऑफ टावर जो है वो कितनी है? 4 साल है। अच्छा, अब मुझे जो लगता है कि जुलाई 1 से लेके जुलाई 1, 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स। तो क्या मेरा ये जो टावर रिलेटेड एसेट है, क्या ये डेप्रिशिएट हुआ होगा? तो हमने कहा हमने इसको 2 मिलियन को डिवाइड किया होगा 4 ईयर्स से इंटू 6/12। कितना आता है? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, इसकी आपने एंट्री बनाई होगी सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और पीपी या टावर्स या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, व्हाटसोएवर, अलग अलग भी रख सकते हैं, हमने सीखा हुआ है। तो ये आ गया 2.5 लाख रुपए। क्या ये 100% डेप्रिसिएशन है? नहीं, ये है तो 100% ना। हाँ, 100% डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। अब 6 महीने की है वो तो वी नो द फैक्ट। अच्छा, पर अब मैं देख रहा हूँ ये
एक चीज़ बच गई मेरी किताबों में, इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड ने ये कहा, मैंने आपको ये रखने के लिए इसलिए कहा कि जैसे जैसे वो एक्सपेंस बुक होगा वैसे वैसे इसको रिवर्स कर लेना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी कि आप खरीदते ही पूरी इनकम बुक कर लें। ये तो बेवकूफ़ी होगी कि आप खरीदते ही इनकम बुक कर लें। हमने कहा ये क्यों बेवकूफ़ी होगी? आपने तो शर्त ये लगाई थी एसेट एक्वायर करूँ। उसने बोला भाई एसेट एक्वायर करोगे तो वो एसेट जब एक्वायर करते हो तो एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो यूज़ कब होगा? जब डेप्रिशिएट होगा। तो वो कह रहा है जब जब ये डेप्रिशिएट होगा तो ऐसा लगेगा कि तुम्हें लॉस हो रहा है, पर जबकि उस लॉस की कंपनसेशन तुम्हें कौन दे चुकी थी? गवर्नमेंट। तो हम इस डेफर्ड ग्रांट को कब तक रखेंगे? जब तक एसेट की लाइफ जीरो ना हो जाए। भाई सवाल आता है ना दिमाग में, तुमने, आप कहेंगे सर आपने तो सिखाया था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और आप ही आज कह रहे हैं कि कंडीशन पूरी हो गई फिर भी आप डेफर्ड से इनकम नहीं बनाया। भाई इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि जब आपने उसको खरीदा तो क्या वो एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये कितने का हुआ था? 2 मिलियन का। ये एक्सपेंस कब बनेगा? जब यूज होगा। यूज कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए, 6 महीने। अब वो कह रहा है यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, जब जब ये एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तब तब तुम बोलोगे इस एक्सपेंस में से मेरा इतना एक्सपेंस नहीं है। तभी तो ट्रू डिपिक्शन है। अनलेस कि आप इनकम एक पीरियड में बुक कर रहे होगे, एक्सपेंस एक पीरियड में, कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये भी तो कॉन्सेप्ट लगाओ ना, एक्सपेंसेस में भी तो यही होता है कि जब जब एक्सपेंस होता है तब तब इनकम होती है, जब जब एक्सपेंस होता है तब तब इनकम होती है। वो यही तो डिपिक्ट कर रही होती है कि आपका इतना पैसा आपकी जेब से नहीं लगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? मानिए क्लियर है, जल्दी बताओ। अच्छा इनका सवाल भी आया हुआ है बस कंडीशन जैसे ही पूरी होती है हमें तो ग्रांट इनकम बुक करनी चाहिए, कह रही है ये, पर क्या लॉजिक समझ आती है कि कंडीशन तो पूरी कर ली है पर क्या उसका रिलेटेड एक्सपेंस वन टाइम जा रहा है या ओवर द पीरियड? तो ये ग्रांट को एज अ इनकम भी कैसे लेके जाऊंगा? ओवर द पीरियड, ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ऐसा ही है। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं इसके ऊपर कि ट्रांसफर इन P&L over the useful life of asset। क्लैरिटी है? चलें अब मुझे एक बात बताएं सर, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे मैं एक एंट्री बनाऊंगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम। हाँ भाई कितने से? हमने कहा भाई मुझे कितने पैसे मिले थे? 1.2 मिलियन। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 ईयर्स से और इंटू 6 ओवर 12, 150, 0.6 नहीं 0.5, 0.6। अच्छा वो रिसीट का परसेंटेज, हाँ वो सही सही, वो वाला कह रहे हो ना कि एज अ परसेंटेज रीइंबर्स कितना हुआ है, बिल्कुल फिर सही है। मैं समझा, कह रहा हूँ आप कह रहे हो कि ये 0.5 क्योंकि आधा साल चला है ना, वो कह रहा हूँ मैं। ओके ये आ गया 150, ये बात क्लियर है। पर इसमें वो वाला रिस्क नहीं लेना, वो एक्सपेंसेस की हद तक सही है। हाँ नहीं नहीं वहाँ पर सही है, आंसर सही आएगा, पर आगे जाके लाइफ चेंज हो जाए एसिड की तो फंस जाओगे ना, वो कह रहा हूँ। तो सुकून से हम जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आगे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी तो डालूंगा ना इसके अंदर। तो अभी तो हम बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं बच्चों की तरह कि एक्सपेंस की एंट्री, इनकम की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री, इनकम की एंट्री पे सब मिल भी जाएंगे ना आपस में, इसलिए कह रहा हूँ। सोच सही रहे हो, बिल्कुल अप्लाई होगा तो हो जाएगा वो सही है। खैर अब मुझे एक बात बताएं, आपने किया क्या? सिंपल उसूल है कि आपको अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिली है तो आप उस ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को डेफर्ड में कब तक रखेंगे? जब तक उसकी यूजफुल लाइफ, यानी इसका सिंपल हल ये है कहने का कि आपने ग्रांट को इनकम बनाना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। भाई बात क्लियर है? अच्छा अब अगले साल मुझे बताओ, पहले साल तो हो गया ये हिसाब किताब, पहले साल अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का भी तो पेपर है ना, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास टावर्स कितने के आ रहे होंगे? सर आप कहेंगे 2 मिलियन का बाय किया था, 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था,
क्या कहते हो? इस पे आ रहा होगा। अच्छा, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर एक और चीज आ रही होगी जिसका नाम है, नहीं, डेफर्ड ग्रांट। अच्छा, डेफर्ड ग्रांट आपको मिली कितने की थी? कितना हो गया इसमें से? कितना हो गया ये? अच्छा, आपने रखी भी क्यों है? इनकम बना देते भाई, जैसे जैसे वो यूज होगा ना वैसे वैसे ही इसको कंपनसेट करेगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? ओके। अब मैं अगर पीएनएल बनाऊं तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना फेंका हमने, और आपकी ग्रांट इनकम 150, तो नेट आपका कितना है? 1 लाख रुपए। लॉजिक भी बनती है ना कि आपके पास टेक्निकली, आप तसव्वुर करो कि आप एसेट लेके आते एग्जाम में, सोचो, एक कैलकुलेटर निकालो, आप तसव्वुर करें कि आप पीपी को कैपिटलाइज करते 8 लाख रुपए पे। 8 लाख रुपए क्यों कह रहा हूँ सर? वो 2 मिलियन की चीज़ है, 1.2 उसने दे दी है, नेट कितना हो गया? अच्छा, नेट 8 लाख रुपए पे आपके पास होता, 8 लाख रुपए डेप्रिशिएट होता, डिवाइड करो 4 से, पर इसको फिर वो 6/12 भी तो करो, 1 लाख आ गया। ये कितना आ रहा है? तो यही होता ना, वो भी कह रहा है यही दिखाओ जो तुम्हारा असल खर्च है। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने उसको क्या रखा, अलग अलग रखा, और इसलिए रखा ताकि जैसे जैसे वो यूज़ होगा वैसे वैसे ही इनकम बनती रहेगी। कोई मसला है यहाँ तक? पक्की बात है? कॉपी करें इसको जल्दी से। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ऑनलाइन वाले? जल्दी बताओ। अब्दुल रहमान, अहमद, अली, आयशा, आयशा दूसरी वाली, हिना, मिनाइल, जल्दी से। सैयद ज़्यादा भी बैठा हुआ, ओके, क्लियर है भाई? सैयद ज़्यादा, ये बताओ, तुम्हारा नाम तो आज तक मुझे नहीं पता लगा, बट तुम्हारी वो शिकवे दूर हो गए सारे शिकवे, या कुछ हैं अभी? हाँ जी अब तो मैं वीडियो भी बना के भेजता हूँ ग्रुप में, तुम्हें पता है? हाँ जी, ये कह रही हैं कि सर एसेट कैपिटलाइज तो 2 मिलियन से ही होना था ना, 8 से क्यों? भाई देखो, मानिया पूछ रही है कि सर एसेट तो कैपिटलाइज आप 2 मिलियन से ही करते, 8 लाख रुपए क्यों? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तसव्वुर करें कि अगर 8 लाख पे अकाउंटिंग होती तो नेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन कितना होता? 1 लाख रुपए। वो सिखाया मैंने, सही है मानिया? आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट, मैं कह रहा हूँ तसव्वुर करें, इमेजिन, 3 बार बोला था इमेजिन। ये हो गया कॉपी? 1.2 मिलियन ग्रांट की अमाउंट थी ना, तो मैंने कहा इसमें से मैं कितनी इनकम बना सकता हूँ जितना एसेट चल चुका। तो एसेट कितना चल चुका है? 6 महीने। तो 1.2 मिलियन को डिवाइड करो 4 से, इंटू 6/12, कितना आता है आंसर? 150। यहाँ पे भी कितना आ रहा था? 150। मतलब कैपिटलाइजेशन 2 मिलियन की ही है, लेकिन पीएनएल में वो एक्सपेंस जाना चाहिए जो हमारा असल एक्सपेंस हुआ है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो होगा। देखो आप ना नेट दिखाओ, नेट सोचो आपका एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट आपको यही तो कह रही है कि मैंने उसकी रीइंबर्समेंट की है किस हद तक? 1.2 मिलियन की हद तक। तो आप जब एसेट को अलग से रखा हुआ है तो वो तो पूरा डेप्रिशिएट हो रहा है, पर क्या पूरे पैसे आपकी जेब से लगे थे? उसमें से कुछ किसने दिए थे? तो वो मैंने डेफर्ड में रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि जब जब वो यूज़ होगा तब तब यहाँ से निकाल के मैं फेंकूंगा ग्रांट इनकम। इनकम स्टेटमेंट में अलग अलग आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं ग्रॉस फेयर वैल्यू मेथड, अलग अलग रखना। आगे एक मेथड सिखाऊं जिसमें नेट भी कर सकते हो। दोनों में आंसर पीएनएल पे क्या आएगा? सेम, खाली प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? चेंज। तो पहले एक सीखते हैं फिर दूसरा। हाँ जी, स्क्रॉल डाउन करूँ उसको? यस बिल्कुल, क्योंकि देखो एग्जाम में लिख के देगा वो, उसने स्टैंडर्ड में चॉइस दी है,
स्टैंडर्ड में चॉइस है। स्टैंडर्ड कहता है कि या तो नेट अकाउंटिंग करो या ग्रॉस अकाउंटिंग करो, और कंपनी को बोला कि पहले डिसाइड कर लो आपकी पॉलिसी क्या है। अगर नेट अकाउंटिंग करनी है तो सारी ग्रांट रिलेटेड अकाउंटिंग नेट होगी, अगर ग्रॉस अकाउंटिंग करनी है तो सारी ग्रांट रिलेटेड अकाउंटिंग ग्रॉस होगी। हम क्या सीख रहे हैं अभी? ग्रॉस। उसके बाद क्या सीखेंगे? नेट। सही है। सैटरडे को आइए 7 का मॉक है, ऑडिट का मंडे को रख लूँ? अच्छा, ऑडिट का सोच सकते हैं हम। सैयद ज़्यादा की फरमाइश है सर आइए 7 का मंडे को रख लें। भाई तुम तो कहते हो हम ग्रुप में अवेलेबल नहीं होते। हाँ सैयद ज़्यादा जानी नाम तो बता दो अपना, ताकि उस नाम से तो बुलाऊं। अबू बकर, चलो माशाल्लाह। तो जानी इतना प्यारा नाम है वो रख लेना। ये क्या होता है सैयद ज़्यादा? मैं तुम भी बाबा की प्रिंसेस हो। हाँ नाम सही रख भाई। आगे चलूं? नहीं, रिमेनिंग तो 1 लाख बच जाएगा ना, उसकी एंट्री नहीं है ना। एंट्री सिर्फ इसकी है 2.5 लाख की और 1.50 की। जो 2.5 लाख बुक हुआ और 1.50 में उसकी रिइंबर्समेंट इनकम बुक हुई, बाकी 1 लाख रह गया। आगे चलें? रिपोर्टिंग इज बैलेंस शीट और पीएनएल। जनरल एंट्री इज अकाउंटिंग, बैलेंस शीट बनाना पीएनएल बनाना इज रिपोर्टिंग। कैश फ्लो भी रिपोर्टिंग है। वो तो आप बोलेंगे सर आपने इतनी सारी एंट्रियाँ सिखाई, तो वो जब तक अकाउंटिंग नहीं सिखाता तब तक कैश फ्लो समझ। तो ये देखो ये पहले पूरी अकाउंटिंग सिखाता हूँ ना, फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ किससे? रिपोर्टिंग से। तो एग्जामिनर माइट आस्क यू कि मुझे बताओ पूरे साल की 10 ट्रांजैक्शन दे देगा आपको, बोलेगा बताओ साल के आखिर में कितना बच गया। तो एग्जामिनर इज लीस्ट कंसर्न अबाउट कि तुम्हें अकाउंटिंग आती है नहीं आती है। उसको ये पता है कि अकाउंटिंग नहीं आती होगी ना तो रिपोर्टिंग भी गलत करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है पीछे, क्योंकि FR1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो फोकस इज ऑन रिपोर्टिंग। जनरल एंट्री आ जाए तो आ जाए, बट रिपोर्टिंग मैटर्स। सही है। चलें इस पे आ जाएं भाई। हाँ एग्जामिनर बिल्कुल बताएगा कि आपने ग्रॉस पे अकाउंटिंग करनी है या नेट पे करनी है। तुम लोग क्या मॉक के लिए रेडी नहीं हो क्या? बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मंडे को रखें। कल कौन सा मॉक है? अच्छा CMA का मॉक है। ओके तो हम सैटरडे को रख लेते हैं। सैटरडे को ही है। आप थर्सडे बोल रहे हो, फिर सैटरडे बोल रहे हो। अच्छा हमारा सैटरडे को है ना, तो वो तो हो सकता है ना सैटरडे। अच्छा तो चलो मंडे को रख लेते हैं, पर ये कि इससे आगे नहीं जाएगा कहानी। सही है, मंडे को रख लेते हैं। मेरी क्यों छुट्टी होगी? नहीं मॉक वाले दिन में क्लास रखूँगा, वो वाले ख्वाब नहीं है। ऑडिट का भी मंडे को है ना मानिया, ऑडिट का तो है ही ना मंडे को। ऑडिट तो आपको पता है ना, फिर जान है मेरी। फर्स्ट टाइम ऑडिट तो मैंने खुद पढ़ा था। एसिड है, यूजफुल लाइफ 5 साल है। सही है। तो वो तो आपकी एस्टिमेट का चेंज है ना, वो बस यूज़ हो रहा है, 0 पे पड़ा रहेगा। देखो यूजफुल लाइफ एंटिटी स्पेसिफिक होती है, इस चीज़ को सिखाता हूँ आज मैं। पीपी में भी सिखाता ही, आज बता देता हूँ तो तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। आज मैंने ये आईफोन लिया हुआ 15। सही है, हो सकता है कोई और चलाए तो उसके लिए यूजफुल लाइफ 10 साल हो, मेरे लिए 1 साल है, क्योंकि मेरा ऑफिस मुझे बोलता है हर साल चेंज करूँ।
तो मैं पागल तो नहीं हूँ 1 साल रखूँगा, 1 से ज़्यादा साल रखूँगा। ये नीचे पार्सल हो जाता है मेरी सिस्टर को, मेरी बेगम को, तो सबके पास चला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो यूज़फुल लाइफ होती है ना, एंटिटी स्पेसिफिक होती है। वंस डन मतलब डन, क्लियर है। तो अगर उसकी लाइफ जो बच भी गई है ना, दैट इज़ द इकोनॉमिक लाइफ। वो इकोनॉमी में कितना चल सकता है। यूज़फुल लाइफ क्या होती है, एंटिटी स्पेसिफिक होती है। आज मैं ये आईपैड चला रहा हूँ, मुझे पता लगे कि रैपिड टेक्नोलॉजी का चेंज आया है, मैं चेंज कर दूंगा। मेरे लिए दिमाग में रख के बैठा हूँ लाइफ कितनी है, 3 साल। मेरी किताबों में डेप्रिशिएट होकर क्या हो जाएगा, ये 0। तो इसका क्या ये मतलब है कि एसेट चल नहीं रहा, चल रहा है। पर आई एम नॉट सेइंग कि एसेट नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए यूज़फुल कितना था, 3 साल। लाइफ इज एन एस्टीमेट ना, एस्टीमेट चेंज हो सकता है, पर एस्टीमेट का चेंज तुम 0 पे नहीं जाके कर सकते ना। अब तुम एक एसेट को अपने पीएनएल में पूरा 0 कर चुके हो, आपकी बुक्स में भी कितना हो चुका है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरा एस्टीमेट गलत था, मैं पीछे जाके सही करूंगा, वो एरर होता है। एस्टीमेट का चेंज आज पता लग गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की सोचो। नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब है यू नीड टू डू अकाउंटिंग प्रूडेंटली, सही अकाउंटिंग करनी है। तो आज अगर मैं ऑडी भी खरीद के आ जाऊं और मैं कहूं कि भाई मैं 10 साल चलाऊंगा, हो सकता है तुम बोलो मैं ज़िंदगी भर चलाऊंगा, अपना अपना रिस्क एपेटाइट है ना। तो मैं कह रहा हूं क्या वो ऑडी बर्बाद हो जाएगी या 10 साल बाद भी चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो वो मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए यूज़फुल लाइफ उसकी कितनी है। हाँ, हो सकता है मैं 10वें साल पे जाके पाके बोलूँ यार चल यार इसको और भी चला लेता हूँ, बट दैट डजंट अलाउ मी कि मैं पीछे जाके बोलूँ कि मैंने अकाउंटिंग गलत की थी। नहीं, अंदाज़ा था, बदल गया, पर कब बदला? जब खत्म हुई चीज़ें। हाँ, अंदाज़ा बीच में चेंज हो सकता है, इसके लिए आपका IAS 8 है जो आपके कोर्स का पार्ट भी है कि आप बीच में चला रहे थे एसेट को, आपको पता लगा, आपका अंदाज़ा क्या हो गया, चेंज हो गया, आपकी यूजफुल लाइफ क्या हो गई, असेसमेंट चेंज हो गई। पर दिस थिंग यू कैन नॉट डू एट द एंड ऑफ लाइफ। ऐसे तो हर कंपनी पता है क्या कर रहे हैं, वो सॉरी यार गलती हो गई थी, वापस से सारी चीज़ें चेंज करो। तो हर कंपनी क्या यही करती रहेगी क्या? तो कहा गया कि एस्टीमेट का चेंज जो है ना, जब चेंज होगा उसके आगे देखा जाएगा। और आप अगर माशाल्लाह साल के आखिर में पहुंच चुके हैं एसेट के, तो आप कुछ भी नहीं हो सकता। 0 तो मतलब 0। बार बार चेंज भी इसलिए ना, ऑडिटर, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूँ, अब मेरा एक क्लाइंट है, यही यूफोन की बात कर रहा हूँ, PTCL की ना, मतलब ये जो बच्चे बैठे हुए कहानी सुनाता हूँ मैं ऑडिट में। तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार हमारा एसेट की लाइफ जो है ना 0 हो चुकी है, वो एसेट की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, हमने लाइफ की असेसमेंट गलत की थी। तो हमने कहा एक बात का जवाब दो, आपके PNL में पूरा चार्ज हो चुका है? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा लाइफ की असेसमेंट क्या एरर है या एस्टीमेट है? एस्टीमेट है ना। तो मैंने कहा आपको IAS 8 ये कहता है कि एस्टीमेट का चेंज आगे देखा जाता है, पीछे नहीं देखा जाता, पर्सपेक्टिव जाता है। तो वो बोला आप क्या करें? मैंने कहा चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया। वो बोला ये टावर लगे हुए देखो, अभी जंग भी नहीं लगा इस पर, हम तो समझ रहे थे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई चलाओ ना, तुम्हारा तो फ़ायदा है, डेप्रिसिएशन PNL में नहीं आएगा, ऊपर इससे कमाई हुई इनकम आ जा रही है। तो बोला जो पीछे किया। मैंने कहा भाई तो तुमने प्रोएक्टिवली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो तुमने सोचा था कि ये ख़राब हो जाएगा तो नहीं हुआ। हाँ, पीछे वाले एस्टीमेट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप उस वक्त देख रहे थे। अच्छा, फिर जब मैं ऑडिट पे जाता हूँ तो मैं ये भी देख रहा होता हूँ बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक टेलको कंपनी है यानी यूफोन, वो कह रही है मैं अपने टावर को 40 साल पे डेप्रिशिएट करूँगी, तो अगर मैं टेलीनॉर का ऑडिट कर रहा हूँ यूफोन के वर्क्स, तो वो कह रही है मैं 80 सालों पे करूँगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रीजनेबल होता है। फिर ये हम कैसे पकड़ते हैं ऑडिट में कि भाई गलत है या सही है? हम देखते हैं कि वो कितने सालों में रिप्लेस कराता है, कितने सालों में। तो मैं सिंपल ये देखता हूँ उसकी किताबों में कब उसने खरीदा था और कब उसने उसको रिप्लेस किया या डिसमेंटल किया। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। कल को क्लाइंट मेरे सामने टोपी ड्रामे करे, बोले हम नया एसेट लेके आ रहे हैं, हम उसको 80 साल चलाएंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारी हिस्ट्री ये बताती है कि उसको 40 साल में निकालते हो, तो तुम्हें लाइफ कितनी रखनी है, तो आपका एस्टीमेट गलत है। तो यहाँ पे चैलेंज होता है, क्लियर है। और हाँ, अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ये कहती है कि एसेट 80 सालों में निकाले जाते हैं, 75 सालों में निकाले जाते हैं, और क्लाइंट बोल रहा है यार तुम हिस्ट्री देख लो, मैंने ये किया हुआ। मैं बोलूँगा सही है, अब आगे जो नए टावर खरीदना उसको किस पे ले जाना, 75 पे, 80 सालों पे, क्योंकि हिस्ट्री बयान कर रही है, क्लियर है। तो अब 0 पे आगे नहीं कह सकते,
जीरो तो किसी न किसी लाइफ पे आया होगा ना, तो आपकी असेसमेंट चेंज हुई है, उसको आगे लेके चलें। क्लियर है भाई, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलें पहले बताओ ये बात क्लियर है भाई? ओके अच्छा भाई, अब खाली मैं इसका आप लोगों को एक होमवर्क लगा के दे दूँ ताकि आप वो करके आइएगा, और अलग से भी आएगा। ये था भाई, ये भी लगा दिया और अलग से आ भी जाएगा। पर मेक श्योर कि अब जो आपको होमवर्क मिलेंगे ना उसके अंदर ऑब्वियसली आपको बैलेंस शीट या पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे कि बैलेंस शीट में क्या बचेगा और पीएनएल में। और ये भी याद रखिएगा कि अभी तो हमने जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है वो ग्रॉस सीखा है, नेट नहीं सीखा, तो इसी में नेट डाल देंगे तो आसान हो जाएगा। सही है जी, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।